हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट को टारगेट करके जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी सीटेट 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो बाल विकास के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो प्रीवियस में बार बार पूछे गए हैं तो वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। अगर आपको 30 में से 25 या 28 मार्क्स लाने हैं तो अगर आपने ये सीरीज फॉलो की तो आपके नंबर जरूर आने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सीटेट से जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मिल जाएगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सीटेट से मैं सारी क्वेश्चंस डालूंगी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और सिलेक्टेड ही क्वेश्चन होंगे, तो बहुत हेल्प करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी क्या दर्शाती है? मतलब ये शिक्षा जो क्लास चल रही है, सह शिक्षा मतलब लड़के और लड़कियों की, उसमें जो शिक्षक है कह रहा है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार नहीं करो। तो ये जो टिप्पणी है, ये जो उसका कहना है स्टेटमेंट, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? तो पहला स्टेटमेंट है जाति भेदभाव का परिचायक है, या लड़के भेदभाव के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या फिर लड़कों पर लड़कियों का जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस? आंसर कीजिए। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो ये शिक्षक कह रहा है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो ये लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। स्टीरियोटाइप मतलब कि लड़के जैसा व्यवहार करो, लड़कियों जैसे मतलब मत बनो, कि लड़के बनो। तो ये किसको, ये कौन सी इसको फॉलो कर रहा है, कौन सी टिप्पणी कर रहा है? रूढ़िबद्ध मतलब स्टीरियोटाइप। बिल्कुल, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो कोहलबर्ग ने कौन से विकास के चरण प्रस्तुत किए वो आपको बताना है। पहला है संज्ञात्मक विकास के चरण, बी ऑप्शन शारीरिक विकास के चरण, सी संवेगात्मक विकास के चरण, डी नैतिक विकास के चरण। तो कौन से विकास के चरण कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए? आंसर कीजिए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, तो कोहलबर्ग ने किसका दिया था? नैतिक विकास के चरण, बिल्कुल सही। और जो कोहलबर्ग के कितने विकास के चरण थे? 3 विकास के थे, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। याद रखिएगा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट किए गए। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर चेक करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन से। और आई होप आपके 25 नंबर तो आएंगे अगर आप ये सीरीज फॉलो करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोस्की जो थे उनके अनुसार जो बच्चे वो कैसे सीखते हैं? जब पुनर्मनन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से, अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोस्की के अनुसार बताना है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? वाइगोस्की के अनुसार जो होते हैं वो क्या था, सामाजिक संज्ञानात्मक का विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया था? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो है बच्चे ज्यादा जल्दी से सीख। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वयस्कों और समवयस्कों के साथ जब इंटर रिलेशन होता है तो सामाजिकरण होता है, मतलब जब संयोगात्मक विकास होता है तो बच्चे क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। ये वाइगोस्की ने कहा था। तो जो वाइगोस्की से पूछा जाए तो बताना कि बच्चे जो होते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। इन्होंने कौन सा सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति होते हैं मतलब अलग अलग टाइप के जो व्यक्ति होती है, उनमें जो विभिन्नता होती है, जो व्यक्ति विभिन्नता होती है वो अलग अलग क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव मतलब जो उसका एनवायरमेंट इफेक्ट होता है उसके कारण, या जन्मजात मतलब जन्म से ही होती है, या फिर वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, मतलब जो उसको अपने जीन से मिलता है, और जो एनवायरमेंट से जब उनके साथ जो क्रिया होती है उसके कारण में जो व्यक्ति विभिन्नता होती है वो अलग होती है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो कौन सा राइट आंसर होगा? अगर आपने लास्ट में 25 या 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो आई होप आपके
सीटेट में तो 125 प्लस आने ही आने हैं। तो वीडियो जो है और जो मैं वीडियोस करा रही हूँ मैं सभी सब्जेक्ट की कराऊंगी, तो सीरीज़ को जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्प करने वाला है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो सीटेट को केवल टारगेट किया जा रहा है इस सेशन, तो जो उसमें होगा व्यक्तियों में जो विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता, वो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में अननोन क्रिया के कारण होती है। कोई कोई चीज़ें वंशानुक्रम कुछ ज़्यादा इफेक्ट करती है, कहीं कहीं इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। तो दोनों की जो अननोन क्रिया होती है उसके कारण जो अलग अलग तरीके की जो हमारी विभिन्नताएं पाई जाती है व्यक्तियों में, वो इन्हीं के कारण होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निरयोक्ता की पहचान कराता है। तो कौन सा जो व्यवहार है जो बच्चे की अधिगम निरयोक्ता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है मतलब, तो कौन सी पहचान कराता है। तो ए ऑप्शन मनोभाव का जल्दी बदलना, मतलब मूड स्विंग्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी हमारे मूड चेंज होते हैं उसको, या अपमानजनक व्यवहार को, या जो बच्चा जब पढ़ता है तो बी को डी पर जाता है, वाच को 100 या 21 को 12 लिख देता है, ये सब अधिगम निरयोक्ता की पहचान है। या कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही। जो अधिगम निरयोक्ता होती है उसमें क्या होता है, बच्चा क्या होता है, डिसलेक्सिया में भी आपने देखा होगा बी को वो क्या होता है डी, मतलब पठन संबंधी होती है। जब पढ़ता ही वो गलत है तो लिखेगा भी गलत, तो क्या वो बी को डी पढ़ जाता है, वॉच को 100 लिख जाता है, या 21 को 12 लिख देता है। तो ये जब क्या होती है, ये अधिगम निरयोक्ता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो याद रखिएगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ होता है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चे को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बाल केंद्रित जो हमारी चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या है। तो सीधी सी बात है, बच्चों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, मतलब बच्चा जो अभिव्यक्त कर रहा है उसे कहने का मौका देना, और उसकी जो सक्रिय भागीदारी, जो बच्चा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको इंपॉर्टेंस देना, जिससे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल चाइल्ड जो सेंटर एजुकेशन है उसमें जो चाइल्ड को सेंटर पे रखा जाता है। तो जो बच्चा कह रहा है, बच्चे को क्वेरीज कराना, बच्चों को एक्टिव करना, जो हमारे जीन पियाजे, वाइगोस्की सभी ने कहा है, बच्चा जो होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट करता है। तो बच्चों की अभिव्यक्ति को और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही जो हमारा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है इसका सही मीनिंग यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 7 पूछ रहा है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, जो वंचित वर्ग जो मतलब बैकबोन से वर्ग से जो बच्चे आते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए जो टीचर उसको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे दे, या फिर उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे, और उन्हें कक्षा में होने वाली जो चर्चा है उसमें शामिल किया जाए, या उन्हें कक्षा में अलग ही बैठा दिया जाए, या उन पर ध्यान ना दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बस आपको क्या पेडालॉजी में समझ बनानी है, इसमें कुछ रटना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपके क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। तो जो वंचित वर्ग के जो पृष्ठभूमि के बच्चे, तो उनको शिक्षा प्रदान करने जो टीचर हो उसे क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले उनके बारे में अधिक जानकारी जुटानी चाहिए कि बच्चा जो किस चीज़ में वंचित है, किस चीज़ में पीछे रह गया, उसको कौन सी चीज़ें नहीं आती है, तो उसकी जानकारी प्रयास करे। फिर क्या करे, उसी से वो वहाँ पे एक्टिव करवाए, वहीं पे वही एक्टिविटी करवाए क्लास में, और जब वो उसकी एक्टिविटी उसी अकॉर्डिंग होगी तो उसमें इंटरेस्ट लेगा, और उसको चर्चा करवाई जाए, उसे बोलने का मौका दिया जाए, अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाए, तो जिससे क्या होगा वो अच्छे से अपनी लर्निंग कर सकेगा। तो बिल्कुल जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा, जो भी कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसमें शामिल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अगर उनका चिंतन में जो अवधारणात्मक परिवर्तन लाना है तो शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा। तो
ए ऑप्शन दे रखा है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या फिर बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और कहना है कि वे शिक्षिका को सुने और उनका अनुपालन करें, या व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करें, या स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो पुरस्कार देना चाहिए ये तो गलत हो जाएगा, और बच्चों को स्वयं चिंतन के लिए हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्याख्या और बड़े बड़े व्याख्यान देने ही नहीं चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दे रखा है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए जिसमें बच्चे को स्पष्ट और क्लियर समझ में आए, और शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल उनकी जो डाउट हो उनके उसको क्लियर करना चाहिए, उनसे क्वेरीज करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, कहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है उनको उसकी एक्टिविटी करवानी चाहिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है सभी का सही है। तो कॉन्सेप्ट को मैं आपको बार बार कह रही हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, ये सामाजिकरण से क्वेश्चन हर पेपर में आता है। अगर कोई भी पेपर ऐसा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लेकिन हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो वीडियो को इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको 25 से 28 नंबर गेन करने हैं CDP में, अगर मेरी जो सीरीज मतलब इस वीडियो में नहीं, मतलब जो भी मैं सीरीज पूरी कराऊंगी, तो अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। जो सीटेट का पेपर जनवरी 31 डेट आ चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। तो सोशलाइजेशन में जो परिवार होती है, फैमिली, वो कौन सी भूमिका निभाता है? हर साल ये क्वेश्चन आता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य या गौड़? तो जो परिवार होता है, तो सीधी सी बात आती है कि जब परिवार हो या माँ हो या फैमिली हो, तो वो हमेशा मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे की जो पाठशाला होती है, जो उसको सिखाता है, वो कौन? परिवार से सीखता है। माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो जो होगा सबसे पहला ऑप्शन सी लगाएंगे। अगर परिवार पूछा गया है तो वो मुख्य भूमिका निभाएगा सामाजिकरण में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जो जटिल परिस्थितियां होती हैं उसमें जो शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकता है, ये आपको बताना है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, बिल्कुल गलत। प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना और बच्चों को क्या करना है कि उनको पुरस्कार दिया जाए, तो लालच तो बिल्कुल नहीं देना है। कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपना निर्वाह करना सीखे, तो ये भी अपने बच्चों को हेल्प की तो जरूरत पड़ेगी। उन पर भाषण देके, तो बच्चों को कोई लेक्चर तो देना ही नहीं है। क्या करना है, कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट के उन्हें निर्देश लेकर बच्चों का जो काम होगा, अगर जो जटिल परिस्थितियाँ होंगी, टफ काम होगा, अगर उसको छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और उनका काम जो होगा आसानी से हो भी जाएगा। उनको जो हम लोग निर्देश दे देंगे, उनको गाइड कर लेंगे, तो वो और चीज़ों को और बेटर कर सकेंगे। तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन जिन्होंने भी लिखा है सभी का सही है। लास्ट में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को जो प्रदर्शित कर रही है स्थिति, वो आपको बतानी है। तो आंसर कीजिए। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा, या बी ऑप्शन होगा, या सी होगा, या डी होगा? क्या ऑप्शन होगा? तो जो अगर बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को जो प्रदर्शित कर रही है, तो उसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कर रही है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं, ग्रुप में बैठे हुए हैं, और शिक्षिका क्या कर रही है, बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो यही ऑप्शन सही होगा। जो इस पे क्या लिखा हो, ए ऑप्शन में एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है, और या तो जो एनसीएफ हमारा 2005 है, वो क्या हमारा याद करने को बिल्कुल नेगलेक्ट करता है, परिभाषाओं को नेगलेक्ट करता है। एक कक्षा इसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन, तो कोई ऐसा जरूरी केवल पाठ्य पुस्तक ही संसाधन के रूप में नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब जो उनकी चीज़ें उनको डेली लाइफ से जोड़ी जाए और बच्चे डेली लाइफ से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों को विभाग शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो, जिससे एनसीएफ पुरस्कार और दंड का बिल्कुल विरोध करता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ है, एक बच्ची कहती है, मैं धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? वो बोले कि जो धूप में है कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो वो क्या बात को बताने का प्रदर्शन कर रही है? ए ऑप्शन दे रखा है, प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपरीत चिंतन। तो क्या कह रही है, धूप में जो है कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो ये कार्य का कारण बता रही है। जो कार्य हो रहा है इसी चक्कर में, धूप के चक्कर में जो है कपड़े जल्दी सूख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन होता है वो कैसा होता है? कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील या निरपेक्ष? तो जो भाषा होती है उसके विकास के लिए जो बचपन का जो प्रारंभिक समय होता है वो बहुत अति संवेदनशील होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जिन्होंने भी सी टिक लगाया सभी का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा हुआ है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। मतलब बच्चे जब आते मतलब क्रिएटिव तब होते हैं जब वो किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट में सही हो जाएगा? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए? तो बहुत सिंपल सा है, मैंने कल भी एक क्वेश्चन वीडियो डाली थी तो उसमें भी ये बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आप आंसर सही करेंगे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, जो हो जाएगा अपनी रुचि से। बिल्कुल, बच्चे तभी ज़्यादा अपनी एक्टिव सृजनशील होंगे जब वे उस गतिविधि में क्या अपने इंटरेस्ट से भाग लेंगे। जब वो अपने उनका खुद का इंटरेस्ट होगा तो वो उस चीज़ों को और अच्छी क्रिएटिव तरीके से कर सकेंगे, इसमें नवीनता होगी, मौलिकता होगी। तो वो गतिविधियों में जब भाग लेते हैं तो उनका अपना इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? आधारभूत सहायता का उदाहरण बताना है। अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो क्या इसका आंसर होगा? आंसर कीजिए। आधारभूत सहायता का उदाहरण बताना है आपको। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए भाषण देना तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने के लिए बढ़ावा देना लेकिन बिना स्पष्टीकरण तो ये भी गलत हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आधारभूत जो होगा अनुबोधन और संकेत देना, और नाजुक स्थितियों पे प्रश्न पूछना, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 15 क्वेश्चंस किए हैं, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब आगे के पार्ट में हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मेरे डाउट में कोई भी क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं अपना टेलीग्राम का भी लिंक डाल दूंगी, तो आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि सीटेट के बहुत कम टाइम बचा है, तो प्रिपरेशन को और अच्छी करिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।